औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स आज 5 फरवरी और इतवार का दिन था और आज एक ऐसी खबर है कि जिससे ज़रा सा दिल बहुत उदास है। वो ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दुबई में इंतकाल कर गए। तो उनकी उम्र तकरीबन 79 साल थी और वो जो थे आर्मी के सरबराह भी रहे और साथ में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाकर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी रहे। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने और उसके बाद सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी रहे। दलेर शख्स थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर फ़ौज को किसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा, ख़ास तौर पे फ़ौजी जर्नल्स। और जब से KPK के अंदर ये वाक़या हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि अब तो आवाज़ ये लग गई है, नारा ये लग गया है कि वो जो नामालूम है वो हमें मालूम है। ये किसी और ने नारा नहीं लगाया, ये KPK की पुलिस ने लगाया। वो इज्तिमाई इस्तीफ़े देने पे भी गौर कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल उनको ज़रा ठंडा किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो गंद हुआ है वो समेट लें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद कियानी साहब बैठे थे आर्मी चीफ के ओहदे पर और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर एक गंद होना शुरू हो गया। गंद से मुराद है कि करप्शन होना शुरू हुई इस लेवल के ऊपर, फ़ौज के लेवल पर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ज़्यादा डीप के अंदर नहीं पढ़ूंगा। आज एक हमारे इलाके के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले खानजी गुल काका फोत हो गए थे, तो अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे। तो उनकी फोतगी के अंदर बैठा हुआ था, तो उसके अंदर काफ़ी जो थी ये सियासी शख्सियात भी बैठी हुई थी। तो उधर परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात हुई तो उधर एक शख्स ने कहा कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो जो लाल मस्जिद का वाक़या किया था, तो मतलब उनको नेगेटिव तो ले रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दिफा किया। और मैंने उनका दिफा उसमें किया कि क्योंकि लाल मस्जिद में बजाते खुद जानता हूँ कि लाल मस्जिद में क्या हुआ था। मैं लाल मस्जिद काफ़ी दफ़ा जा चुका था और मुझे मालूम है कि वहाँ पे किस किस्म का सबर्शन जो था क्रिएट किया जा रहा था और किस किस्म के वहाँ पे दहशतगर्दी थी और दहशतगर्दी का माहौल किस तरह वहाँ पे परवान चढ़ रहा था। तो बहरहाल उसके कुछ ही देर के बाद खबर आई कि दुबई में मुशर्रफ साहब जो हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़्यादा मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरा वीलॉग करूँगा जिसके अंदर मैं उनकी हर बात आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़ा कारनामा जो था उनका, पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान की 4 जंगों में उन्होंने शिरकत की है। एक जंग के अंदर तो वो आर्मी चीफ की हैसियत से थे, लेकिन सन 1943 के अंदर पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर, और उन्होंने सन 65 की और सन 71 की जंग लड़ी। बीच में भी आपको पता है कि 88 के अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग छोटी सी हो चुकी है जिसको ब्रास टास्क कहते हैं। तो जो इंडिया ने ब्रास टास्क मशक़ें की थी उसमें भी झड़प हुई थी, तो उसके अंदर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब शरीक गोरीले थे, गोरीले SSG कमांडो से उनका ताल्लुक था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिस तरह खाने काबा को यहूदी एजेंडों से छुड़वाया था तो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान के अंदर ये नवाज शरीफ को उतार कर बैठे थे तो उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि बेसिकली नवाज शरीफ को वो पहचानते थे। और यहाँ पे एक और भी बात आपको बताऊं कि जब वो सदर पाकिस्तान थे तो जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को चलाया और जिस तरीके से मुल्क को उन्होंने तरक्की दी, वो अयूब खान के बाद जनरल मुशर्रफ नहीं दी। जनरल मुशर्रफ साहब जो थे उनके बारे में फिर ये इन्होंने एक प्री प्लान्ड मुकदमा, जिस तरह ये जजिस को हायर करते हैं ये जो नून लीग वाले हैं, तो एक वो जज था, सेठी नाम था, वो पेशावर का हाई कोर्ट का, तो उसने उनको सजाए मौत की सज़ा दी और कहा कि 3 दफ़ा इनको सजाए मौत दी जाए और D चौक में 7 दिन तक लाश लटका जाए। उसके कुछ दिन के बाद वो मर गया, वो जज ही मर गया, वो देने वाला फैसला देने वाला, कोरोना से मरा।
लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि किसी और ही चीज़ से मरा है, यानी कि जैसे कहते हैं अल्लाह ताला ने इंतकाम लिया कि एक ऐसे शख्स के, और मुशर्रफ साहब तो अपनी अब वफात पाए और जिसे कहते हैं कि अलील होने के बाद पाई, और अलील होने के बीमार शख्स जो शख्स वफात पाता है तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब वो शख्स बीमार हो जाता है तो मैं उसके जिस्म से गुनाहों को ऐसे झाड़ता हूँ कि जैसे धूल जो है वो कपड़ों से झाड़ी जाती है, यानी कि उसके गुनाह झड़ जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब तो तवील अरसे अलील रहे और ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ते रहे। दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज थे और उनका इलाज पाकिस्तान में हो भी नहीं सकता था। और यहाँ पे मैं साद रफ़ीक के उस जुमले के ऊपर कहूँगा, वो कहता था मर्द बनो मर्द। तो अपने उस नवाज शरीफ को कहो कि मर्द बने मर्द। 28 दिन के लिए दवाई लेने गया था, 3 साल से ज़्यादा हो गए, और सिर्फ बैकग्राउंड बनाना चाहता है कि जब जजेस और तमाम लोग और उसके अपने मतलब के हो जाए तो वो पाकिस्तान आएगा। उससे पहले वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता। और वो जो रिकंडीशन जो होकर आई है 2022 के अंदर, जो 73 मॉडल है लेकिन 2022 में रिकंडीशन होकर आई है मरियम नवाज, वो कहती है नवाज शरीफ साहब आएंगे, डेट नहीं देती, आएंगे। जब परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर भी ये 10 साल का मुआहिदा करके गए थे तो उस वक्त गुलसूम नवाज कहती थी वो इलाज के लिए बाहर गए। अल्लाह जाने ये कौन सी ऐसी बीमारी है कि जो इन लोगों को लाक है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि मर्द बने मर्द। कौन बने? ये जो नवाज शरीफ है ये मर्द बने और अब पाकिस्तान के अंदर आए तो इसको पता लग जाए। अब थोड़ी सी सियासी बातें बताऊँ। बहरहाल कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ के दर्जात बुलंद करे। और मेरी ये दुआ है, बल्कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं और हम लोग हैं, हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं खबर आपको और भी देता चलूँ कि उनकी तदफीन भी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि मुझे कुछ फ़ौजी ज़राए से मालूम हुआ, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ होगी। और वो जो शख्स है जिसने कहा था कि इनको लटकाया जाए, तो अब वो तो नहीं है, लेकिन जो उसकी बाक़ियात होंगी ना उसको भलक पता जाएगा, जो उसके साथ जो इस फैसले करवाने में शरीक थे। बहरहाल अब ज़रा सी सियासी खबरें बताएं आपको। तो सियासी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं, जिसके अंदर मजदूरों की भी एक रैली निकली है और हर बंदा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुआ है। और एक बहुत बड़ी तादाद कुछ दिनों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारी देने के लिए आएगी और शायद उसकी सरबराही जो है वो इमरान खान ही करे। जो IMF है और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो इस हुकूमत पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहते हैं कि इमरान खान की गारंटी दो। लिहाजा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और पेट्रोल के बाद अब दूसरी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ने के आसार बेनतहा पैदा हुए हैं, बल्कि बेनतहा पैदा नहीं हुए हैं। तकरीबन 80 रुपये की समरी तो ओबरा ने भेज दिएगी और ये देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस टाइम महंगाई जो है और ये जो नालायक और नाहंजार किस्म की हुकूमत है, ये पाकिस्तान के ऊपर चिमटे रहने को तरजीह दे रही है, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी को तरजीह नहीं दे रही है। इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया तो वो नशे में थे और इनके खुद वीडियोस वायरल हो चुकी है कि ये नशे के अलावा तो बात ही नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो वायरल हो चुकी है, नवाज शरीफ की हो चुकी है और ये दूसरों को कहते हैं। शेख रशीद साहब को जो धिक्का दिया है और उनको कत्ल करने की जो कोशिश की जा रही है और कोशिश की उस दिन, तो ये लम्हा फ़िक्र है। ये मैं आपको बता दूँ, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि ये जो शेख रशीद की गिरफ्तारी है ये एटम बम के धमाके से कम नहीं होगी। पिंडी के अंदर शेख रशीद के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जानने वाले हैं, उनका हल्का अहबाब है। और ये मैं बता दूं कि खिचड़ी बड़ी गर्म किस्म की पक रही है, जो किसी भी टाइम देश का जो है इम्पोर्टेड पे उड़ेल दिया जाएगा। अब मैं आपको एक और भी अहम खबर दे दूं, वो खबर ये है कि ये जो जिसने शेख रशीद को धक्का दिया है ना, इनके ऊपर अदालती कार्रवाई की इस्तदा की है कि ये क्यों हुआ है और ये किस तरह हुआ है। दूसरी बात ये है कि शेख रशीद को जुडिशल के ऊपर भेज दिया है, जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल, और साथ में जेल हुकाम को ये भी कह दिया है कि अब इनकी ज़िंदगी के आप जिम्मेदार हैं, इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जेल इंतज़ामिया प्रोवाइड करें।
तो गेम जो है वो इम्पोर्टेड के हाथ से निकलता जा रहा है और जिसे कहते हैं कि इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हुई हुई है। अब यहाँ पे फिर मैं वही छोटी सी एक बात करूँगा कि अब हमारे इदारों को समझ आनी चाहिए और अब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, इसलिए डॉलरों की छनकार को छोड़ें और खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ करें और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुछ करें। जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर 2 जनरल, ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ज़ियाउल हक साहब से मेरा ज़ाती इख्तलाफ भी हो सकता है और रहा भी है, वो इसलिए रहा है कि मेरे भाई को उनके दौर में 10 कोड़े लगे थे, 10 कोड़ों की सज़ा हुई थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक ख़ानदानी पीपल्स पार्टी से था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनरल ज़ियाउल हक की जो बड़ी बहन थी उनको हम लोग जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले के अंदर रहती थी और जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वो हम लोगों के सामने, मैं छोटा था लेकिन मैं उनको जानता हूँ। तो कोई किक बैक, कोई दौलत के अंबार जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जमा नहीं किए। आज भी उनकी बीवी और उनकी जो बेटी है ज़ैन ज़िया, वो जनरल साहब की पेंशन के ऊपर गुजारा कर रही है। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैं आपको बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो बेटी थी वो लाहौर में रहती थी और वो इस्लामाबाद अपने बाप से मिलने रेल में सफ़र करती थी, रेल कार में आती थी। ये उस वक़्त के वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब कह चुके हैं, बता चुके हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। उस वक़्त वीडियोज़ इतनी अपलोड या डाउनलोड नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये एक हकीकत है। और आज भी जनरल मुशर्रफ के जो बच्चे हैं उन नौकरियां कर रहे हैं, एक बेटा था उनका, एक बेटी थी। लेकिन ये जो हमारे अहले शरीफ हैं, अहले जरदारी हैं, अहले मौलाना हैं, इनके बेटों का आप अंदाज़ा, इनके बच्चों का आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं, खा गए पाकिस्तान को। इसके साथ ही वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।